आज हम लोग गुप्त प्रशासन पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुप्त प्रशासन पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रशासन का स्वरूप देख ले हम लोग। प्रशासन का स्वरूप देख ले, फिर हम लोग प्रशासन। देखिए, इस समय का जो प्रशासन था, शासन का स्वरूप था, वो राजतंत्र था। इसको याद रखिएगा, कैसा था? राजतंत्र था। ये भी वंशानुगत था। कैसा था? वंशानुगत था। ठीक। लेकिन ज्येष्ठाधिकार का नियम का अभाव था। लेकिन क्या था? ज्येष्ठाधिकार के नियम का अभाव था। ज्येष्ठाधिकार के मतलब राजा का बड़ा बेटा राजा बने, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये आवश्यक था। राजा को जो शासन करना था, वो जो धर्म था उस समय का, धर्म के अनुसार ही राजा शासन कर सकता था। धर्म के अनुसार ही राजा शासन कर सकता था। मतलब कहने का कि राजा के कुछ निश्चित कर्तव्य थे और राजा को इसको निभाना होता था। राजा प्रधान न्यायाधीश होता था। राजा प्रशासन का डिसीजन लेता था। इस समय का जो प्रशासन था, वह मौर्य प्रशासन की तरह केंद्रीकृत नहीं था। मौर्य प्रशासन की तरह केंद्रीकृत नहीं था। तो क्या था? विकेंद्रीकृत था। क्या था? विकेंद्रीकृत था। मौर्य साम्राज्य की तरह केंद्रीकृत नहीं था, विकेंद्रीकरण ज्यादा था। विकेंद्रीकरण हम इसलिए कह सकते हैं कि इस समय का जो राजा थे, वो कुछ ऐसी उपाधियां लेते हैं, जैसे महाराजा धीराज की उपाधि लेते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि लेते हैं, या परम भट्टारक का उपाधि लेते हैं, या अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो इस सब से लगता है कि राजा सामंतों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। सामंत के ऊपर आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। जो गुप्त सातवाहन काल में जो भूमि अनुदान की प्रथा चल पड़ी, उससे लोकल क्षेत्रों में सामंत अब शक्तिशाली होने लगे। तो इसका अर्थ है कि ये जो उपाधि राजाओं ने लिया, महाराजा धीराज या परम भट्टारक का या अश्वमेध यज्ञ करते थे, तो ये सामंतों के ऊपर ही अपना प्रभाव रखते थे। सामंतों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए इस तरह की उपाधियां ये लेते थे। कहने का अर्थ कि इस समय केंद्रीकृत प्रशासन नहीं था, विकेंद्रीकृत प्रशासन था। इस समय मौर्य की तरह बहुत बड़े अधिकारी तंत्र की भी चर्चा नहीं है। मौर्य की तरह बहुत बड़े अधिकारी तंत्र की भी चर्चा नहीं है। ये इस काल का मौर्य गुप्त प्रशासन के बारे में कुछ आपको जानकारी है। इस समय दो प्रकार के अधिकारी हमको देखने को मिलते हैं। इस समय दो प्रकार के अधिकारी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे केंद्रीय स्तर का जो अधिकारी होता था, केंद्रीय स्तर का जो अधिकारी होता था, वो आपको अमात्य कहलाता था। वो क्या कहलाता था? अमात्य कहलाता था। और प्रांतीय स्तर का जो अधिकारी होता था, वो कुमारामात्य कहलाता था। प्रांतीय स्तर का अधिकारी क्या कहलाता था? कुमारामात्य कहलाता था। जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते थे, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते थे, मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद जो मंत्रिमंडल कहिए, इसके जो सदस्य होते थे, वो चुने जाते थे, या तो राज परिवार से चुने जाते थे, या सामंत से चुने जाते थे, या कोई उच्च अधिकारी में से मंत्रिमंडल के सदस्य चुने जाते थे। अगर हम देखें मंत्रिमंडल की जो चर्चा है या मंत्रिपरिषद की जो चर्चा है, वह आपका कामंदक का किताब है नीतिसार। कामंदक का किताब का नाम क्या है? नीतिसार। उस नीतिसार में और कालिदास की रचनाओं में मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की चर्चा है। मंत्रियों के लिए जो शब्द यूज किया गया है, या तो मंत्रितः शब्द का यूज किया गया है, या सचिव शब्द का
यूज किया गया है। किस शब्द का यूज किया गया है? जो मंत्रित्व शब्द का यूज किया गया है या सचिव शब्द का यूज किया गया है। ये अधिकारी जो आते थे यो योग्यता के आधार पर आते थे। ये अधिकारी जो होते थे ये योग्यता के आधार पर आते थे। ये योग्यता के आधार पर आते थे। ठीक, कैसे आते थे? तो योग्यता के आधार पर आते थे। योग्यता के आधार पर यह अधिकारी का चुनाव होता था। ठीक, हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति ही एक से ज्यादा अधिकारी होते थे। जैसे कि आपको हरिसेन नाम का अधिकारी जो था, जो प्रजा प्रशस्ति का लेखक था, वह एक साथ महासंधि विग्राहक भी था, महादंड नायक भी था और कुमारा मात्य भी था। है ना? हमने इस समय अधिकारी जो होते थे वो वंशानुगत भी होते थे। वंशानुगत भी होते थे। जैसे हरिसेन का बेटा था वीरसेन और वीरसेन का बेटा था पृथ्वीसेन। वीरसेन का बेटा का नाम था पृथ्वीसेन। तो हरिसेन जो अधिकारी था वो समुद्रगुप्त का अधिकारी था। वीरसेन जो अधिकारी था वो किसका अधिकारी था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकारी था। पृथ्वीसेन किसका अधिकारी था? तो कुमारगुप्त प्रथम का अधिकारी था। कुमारगुप्त प्रथम का अधिकारी था। तो इसका अर्थ है कि अधिकारी जो थे वह वंशानुगत भी होते थे। हम कुछ अधिकारियों का चर्चा यहाँ पर कर देते हैं, कुछ का कर चुके हैं। जैसे शिखर स्वामी थे। तो शिखर स्वामी किनके अधिकारी थे? ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के अधिकारी थे। ये सब आजकल परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय के अधिकारी थे। उसके बाद मैंने चक्रपालित का और पुष्यगुप्त का चर्चा कल किया था, वो स्कंदगुप्त के अधिकारी थे। और पश्चिमी मालवा में एक स्कंदगुप्त के कुमारगुप्त के समय में जो एक इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं कि स्वतंत्र शासक ही कह सकते हैं, उनका नाम था बंधु बर्मन। कुमारगुप्त के समय में पश्चिमी मालवा में बंधु बर्मन एक तरह से कह सकते हैं कि स्थानीय शासक थे। मतलब वो पावरफुल अधिकारी ही रहे होंगे। तो ये इस काल के जो है लगता है कि अधिकारी, और देखिए अधिकारी को जो वेतन मिलता था वो नगद मिलता था। ये याद रखिएगा, अधिकारी को जो वेतन मिलता था वो नगद मिलता था। लेकिन इस काल के अंत तक में हम यह कह सकते हैं कि नगद वेतन के साथ साथ कुछ भूमि भी दिया जाने लगा। इससे क्या हुआ कि मौर्य जो गुप्त प्रशासन था वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला गया। क्योंकि जो भूमिदान शुरू हुआ वेतन के रूप में, पहले तो नगद दिया जाता था, कैश, भूमिदान दिया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि प्रशासन का भी अधिकार दे दिया गया और कर का भी अधिकार दे दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि गुप्त राजस्व में भारी कमी आ गई। गुप्त राजस्व में क्या आ गई? भारी कमी आ गई। और इस कारण से गुप्तों के एक तरह से कह सकते हैं कि गुप्तों के पतन को ये सभी कारणों ने बहुत महत्वपूर्ण, गुप्त के पतन के ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थे। पुरोहितों को जो वेतन पहले दिया जाता था, भूमिदान दिया जाता था, अब प्रशासन का भी अधिकार दे दिया गया, कर प्रशासन का भी अधिकार दे दिया गया। इस सबसे हुआ कि अधिकारियों को अभी बहुत ज्यादा नहीं दिया गया था। हर्षवर्धन देगा, गुप्त काल में हर्षवर्धन ही जो है अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि देगा। लेकिन गुप्त काल के अंत तक ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ने लगी थी। लेकिन गुप्त काल में अधिकारियों को वेतन नगद ही दिया जाता था, अगर आपसे परीक्षा में पूछे, है ना। लेकिन अंत काल में, गुप्त काल के अंत तक आते आते नगद वेतन भी दिया जाता था अधिकारी को और कुछ भूमिदान भी दिया जाने लगा। और अनुदान भी जो था प्रशासन का अधिकार दे दिया गया और कर का अधिकार दे दिया गया, जो डैमेज ही कर दिया, जो गुप्त साम्राज्य के पतन को नजदीक ला दिया। यह है आपका गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। अब है ये प्रशासन के स्वरूप के बारे में हमने चर्चा किया। ये हमने जो चर्चा किया वो प्रशासन के स्वरूप के बारे में चर्चा किया। अब हम देखेंगे प्रशासन में जो है वो केंद्रीय प्रशासन की चर्चा हम करेंगे और प्रांतीय प्रशासन की चर्चा करेंगे। प्रांतीय प्रशासन के बाद हम लोग जिला स्तर का प्रशासन का चर्चा करेंगे
जिला के बाद स्थानीय स्तर का हम लोग प्रशासन का चर्चा करेंगे। ठीक, जो केंद्रीय प्रशासन था उसको देश कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? देश कहा जाता था। और देश का जो हेड होता था उसको गोप्ता कहा जाता था। इसको ध्यान में रखिएगा। देश के जो प्रधान होते थे, हेड होता था, उसको गोप्ता कहा जाता था। लेकिन जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र को एक प्रांत कहा गया है। सौराष्ट्र को सॉरी देश कहा गया है। सौराष्ट्र को क्या कहा गया है? देश कहा गया है। और जो सीमावर्ती राज्य होते थे, सीमावर्ती राज्य होते थे, उसके हेड को भी गोप्ता कहा गया। इस गोप्ता पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र को क्या कहा गया है, तो एक देश कहा गया है। और सीमावर्ती राज्य के हेड को भी गोप्ता कहा जाता था। सीमावर्ती राज्य के हेड को भी गोप्ता कहा जाता था। और जो देश के जो संपूर्ण साम्राज्य को देश कहा जाता था, उसके भी अध्यक्ष को गोप्ता कहा जाता था। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को चालाकी से रखना होगा ध्यान कि अगर सीमावर्ती राज्य के संदर्भ में पूछ रहा है तो यहाँ भी गोप्ता मार दीजिएगा, और या देश के संदर्भ में पूछ रहा है तो यहाँ भी आप गोप्ता कर दीजिएगा। ठीक, देश को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया, और प्रांत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो होता था कुमारम मात। वो क्या होता था? कुमारम मात। इसे राजा अपने ही प्रांतों में नियुक्त करता था और वेतन जो है इसको नगद देता था। कुमारम मात को नगद वेतन मिलता था। ये राजा का बहुत क्लोज आदमी ही इस पोस्ट पर आता था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। और भुक्ति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? उपरीत कहा जाता था। कहीं कहीं भोक्ता भी कहा जाता था, कहीं कहीं राजस्थानीय भी कहा जाता था। प्रांत का सबसे उच्च अधिकारी कुमारमात्य होता था, उसको नगद वेतन मिलता था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के प्रधान को, हेड को उपरीत कहा जाता था, या भोक्ता कहा जाता था, या राजस्थानीय कहा जाता था। भुक्ति को जिला में बांटा गया। भुक्ति को जिला में बांटा गया। प्रांत को किस में बांटा गया? जिला में बांटा गया। जिला को क्या कहा गया? विषय। जिला को क्या कहा गया? विषय। जिला को विषय कहा गया। ठीक, जिला को विषय कहा गया। और इसका जो हेड होता था उसको विषयपति कहा जाता था। इसके हेड को विषयपति कहा जाता था। जिला में जो प्रमुख अधिकारी होते थे, विषयपति कहा जाता था। और जिलाधिकारी के कार्यालय को अधिकरण या अधिष्ठान कहा जाता था। जिला अधिकारी के जो कार्यालय होता था उसको अधिकरण या अधिष्ठान कहा जाता था। विषय को बहुत सारे वीथी में बांटा गया। ठीक, और वीथी को बहुत सारे पेठ में बांटा गया। पेठ का अर्थ हुआ बहुत सारे गांव का समूह, और बहुत सारे पेठ का वीथी, मतलब आप समझ सकते हैं कि वीथी भी गांव था लेकिन बहुत ज्यादा गांव का समूह, पेठ उससे कम गांव का समूह, और सबसे नीचे जो प्रशासन का था वो गांव था। गांव का जो प्रशासन देखता था वो एक ग्राम सभा देखता था। वो क्या देखता था? गांव का प्रशासन ग्राम सभा देखता था। और ग्राम सभा के सदस्य को महतर कहा जाता था, और ग्राम सभा के मुखिया को, प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ग्राम सभा के प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता था। तो ये हो गया प्रशासन का जो डिवीजन है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे भुक्ति, पुनर्वर्धन भुक्ति, जैसे जिला प्रांत में क्या है? पुनर्वर्धन भुक्ति। खैर उतना आपको डेप्थ में जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखिए कि देश के हेड को गोप्ता, देश के बाद प्रांत आया, प्रांत के हेड को गोप्ता, गोप्ता के बाद है आपका विषय, विषयपति उसका हेड हुआ, फिर वीथी है, पेठ है, गांव है। ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, और ये परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछा जाता है।
अब है गुप्त साम्राज्य के प्रमुख अधिकारी, थोड़ा सा हम लोग देखें। सबसे पहले हम लोग केंद्रीय स्तर का कुछ अधिकारी का चर्चा कर लें। केंद्रीय स्तर का कुछ अधिकारी का चर्चा करें तो सबसे पहले हम लोग प्रतिहार अधिकारी का देखें। प्रतिहार जो था अंतःपुर का हेड होता था। अंतःपुर जो राजा का मतलब प्राइवेट सेक्टर है, जिसको आप कह सकते हैं जहां पर राजा अपने लोगों के साथ मिलता जुलता था, वो अंतःपुर को कहा जाता था। तो अंतःपुर का हेड प्रतिहार होता था। महाप्रतिहार राजमहल का रक्षक होता था। महाभंडाराधिकृत ये राजकीय कोषाध्यक्ष का अध्यक्ष होता था। राजकीय कोषाध्यक्ष का कोषाध्यक्ष होता था। उसके बाद विनय स्थिति संस्थापक। विनय स्थिति संस्थापक ये क्या काम करता होगा? तो ये जो है धर्म विभाग का प्रधान होता था। ठीक। अग्रहारिक। अग्रहारिक कैसा काम करता होगा? दान विभाग का प्रमुख था। अग्रहारिक क्या था? दान विभाग का प्रमुख था। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट अधिकारी है वो है महादंड नायक। कौन है? महादंड नायक। महादंड नायक जो था वह आपका देखता था न्याय विभाग। कौन सा विभाग देखता था? न्याय विभाग। चीफ जस्टिस आप कह सकते हैं। न्याय का प्रधान कौन होता था? राजा ही होता था, लेकिन बाकी जो न्याय विभाग है वो महादंड नायक देखता था। जैसे सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है चीफ जस्टिस का, राष्ट्रपति लास्ट में देखता है, उसी प्रकार है। राजा लास्ट में होता था, महादंड नायक होता था यहाँ। उसके बाद महासंधि विग्राहक होता था। महासंधि विग्राहक होता था। ये क्या होता था? महासंधि विग्राहक। तो ये जो था आपका युद्ध और शांति का मंत्री था। युद्ध और शांति का मंत्री था। नाम से लगता है संधि विग्राहक। संधि और विग्रह, लड़ाई और दोस्ती, ये इसका काम था। महासंधि विग्राहक, युद्ध और शांति का मंत्री यही था। तो ये सब इस काल के प्रमुख अधिकारी थे। अब है पुस्तपाल। ये राजकीय जो आदेश होते थे उसको ये सुरक्षित रखता था। पुस्तपाल क्या था? राजकीय आदेश को सुरक्षित रखता था। दंडपाशिक जो था वो पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता था। दंडपाशिक क्या होता था? पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक। अगर हम देखें चार्ट, चार्ट जो होता था वो आप कह सकते हैं कि सैनिक होता था, लेकिन काफी निम्न प्रकार का सैनिक होता था चार्ट। और भाट जो होता था वो पुलिस कर्मचारी होता था। भाट क्या होता था? पुलिस कर्मचारी होता था। ये सब जो है इस काल के प्रमुख अधिकारी हुए। चार्ट, भाट। दूत जो होता था वो गुप्तचर विभाग देखता था। पुलिस विभाग में कुछ अधिकारी होते थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, इसको थोड़ा सा देखना होगा। जैसे 10 अपराधिक। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी था। उपरीक होता था, अंगरक्षक होता था, और ये सब जो है पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। 10 अपराधिक, उपरीक, अंगरक्षक। एक और है चौर द्वारानिक। चौर द्वारिनिक, ये भी एक अधिकारी होता था पुलिस विभाग का। चौर द्वारिनिक चोर का हेड होता होगा, चोरों को पकड़ता होगा। ये सब पुलिस विभाग के कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे। तो ये सब अधिकारियों का नाम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर आप विषय में आइएगा, विषय का अथवा जिला में आइएगा, तो जिला का कौन कौन अधिकारी होता था? तो जिला में जो नगर रक्षक होता था उसको द्रांगिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगर में भी कुछ अधिकारी होते थे। नगर के भी कुछ अधिकारी होते थे, उनको क्या कहा जाता था?
तो नगर रक्षक एक होता था, नगर रक्षक, उसको कहा जाता था द्रांगिक। नगर रक्षक को द्रांगिक कहा जाता था। ये नगर की रक्षा करते थे। ठीक। नगर में एक अधिकारी होता था पुस्तपाल। पुस्तपाल जो राजकीय नगर का जो राजकीय आदेश होगा उसको सुरक्षित रखता होगा। ठीक। नगर परिषद का अध्यक्ष कौन होता था? नगर परिषद का अध्यक्ष नगरपति होता था। नगर परिषद का अध्यक्ष नगरपति होता था। अब विषय में कौन कौन अधिकारी होते थे? तो विषय में 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। पुस्तपाल, फिर यहाँ भी पुस्तपाल होता था जो राजकीय जो आदेश होते होंगे, राजकीय दस्तावेज होंगे जो जिला स्तर के, उसको सुरक्षित रखता होगा। सौल्किक, चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, और गौलमिक। गौलमिक जो है वन एवं दुर्ग का अधिकारी होता था। तो जिला स्तर पर 3 अधिकारी हो गए, पुस्तपाल, सौल्किक और गौलमिक। यही आपका प्रशासन के बारे में, प्रशासन के प्रमुख अधिकारी के बारे में, प्रशासन के प्रमुख जो डिवीजन है उसके बारे में। अब हम लोगों के पास बचा राजस्व प्रशासन पढ़ना है, उसके बाद न्याय प्रशासन पढ़ेंगे, थोड़ा सैन्य प्रशासन पढ़ेंगे। तो प्रशासन के ये 3 पार्ट छूट रहा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। आप लोग डेली का काम डेली कीजिए, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी इनफ है। मैं हर स्तर पर आपको डेप्थ में ले जाकर, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, IAS PCS के लिए, या UGC नेट के लिए, या झारखंड उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है, या PGT का एग्ज़ाम होता है, या TGT का एग्ज़ाम होता है, अभी उत्तराखंड में फॉर्म आने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा। मैं जितना पढ़ाता हूँ आप उसको ठीक से पढ़िएगा, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और कुछ दिनों का मेहनत जिंदगी भर की बादशाहत, यही सच है। कुछ दिनों का मेहनत जिंदगी भर की बादशाहत। देखते हैं कोई IAS बनता है तो कितना उसको समाज में इज्जत मिलता है। आप किसी भी पद पर चले जाइए, लेकिन एक IAS का इज्जत आज भी समाज में है। रातों रात अगर आप IAS में सिलेक्शन लेते हैं तो आप रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं, है ना। आज का सोशल मीडिया का समय है, बहुत तेजी से लोग वायरल हो जाते हैं। धन्यवाद।